जो आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको हर मोमेंट पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। एक हमारा डिसीजन होता है, कुछ भी तीन तरह का डिसीजन हमारा होता है। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने का, किसी ट्रेड में एंटर कर गए हैं तो उसमें क्या करना है, अब एग्जिट करना है या सेल ट्रेल करना है, और तीसरा ट्रेड नहीं है इस वक्त। अब ये सारी चीजें है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये डिसीजन आपका खुद का है या डिराइव्ड डिसीजन है। डिराइव्ड डिसीजन कहने का मतलब हुआ कि क्या आप किसी इंडिकेटर का यहाँ पे मदद लेते हैं। अगर किसी इंडिकेटर का मदद लेते हैं उस चीज को डिसाइड करने के लिए, इट मीन्स कि आपका डिसीजन राइट, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। आप प्राइस चेंज होने के बाद जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है आपको उस चीज को देख रहे हो। दो चीजें समझिए जरा। एक होता है प्राइस, हर किसी को तो इसी पे ट्रेड करना है ना, आप ट्रेडर है तो आपको मोमेंटम चाहिए ऊपर या नीचे का। तो एक प्राइस होता है चेंज, और दूसरा होता है हाउ इट इज चेंजिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सा बात है कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चला है, तो कुछ भी 1000 200 500 पॉइंट का मूव दिया है, तो आप तो एंड ऑफ द डे आप देखोगे यहाँ पे इस 500 पॉइंट का मूव। लेकिन आप प्ले कर रहे हो कहाँ पे, ऑप्शन में प्ले कर रहे हो, ठीक है, आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो यू आर प्लेइंग इन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे लिए प्राइस कितना चेंज हुआ ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो प्राइस चेंज होने की कहानी हो रही है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आप समझोगे तो उससे दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। पहला कि आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है, यानी कि जो मार्केट से टारगेट होता है आपका, वो रियलिस्टिक होता है। आप समझ पाते हो कि कोई भी जो मूव शुरू हुआ ना कितना देर चल सकता है। हम हमेशा सब कुछ देखते हैं लेकिन एक चीज को कभी फैक्टर नहीं करते, वो क्या होता है टाइम। अब देखना जरा चार्ट पे निकाल कर कि मूव जो होता है ना, बेसिकली बहुत हाई मोमेंटम जो होता है ट्रेड, वो 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, इतने ही मिनट का वो मूव दिखाता है। और एक मूव होता है जो लगभग 2 से 4 घंटे तक चलता है, ये एक तरह का मूव होता है। ब्रॉडली अगर पूरे मूव को हम दो कैटेगरी में बांटे तो इस तरीके का होता है। इन दोनों चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इस बात को समझ लें कि प्राइस आखिर चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है ये नहीं, किस तरीके से चेंज हो रहा है। हम जिस दिन इस बात को, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद हमारा वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होता है। हमें समझना है किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब ये समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो चेंज हो रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। वो साइकोलॉजी जब तक नहीं समझेंगे तो प्राइस, लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है, नहीं नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड वो प्राइस चेंज होने के पीछे की साइकोलॉजी। क्योंकि वो चेंज कर रहा है तो यानी कोई ना कोई तो चेंज करवा रहा है ना, अच्छे खासे पैसे के साथ उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बंदे की क्या कहानी है, जरा ध्यान से देखो, इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। ये हमारा कैंडल बना हुआ है, ठीक टाइम देखना कितने बजे है, 3 PM का कैंडल बना हुआ है, 3 बजे का कैंडल बना है एक। एंड उसके बाद कंटिन्यू ये जो पूरा का पूरा 30 मिनट्स का टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 25, मतलब 3 5 से जो बंदा कैंडल स्टार्ट हुआ, ये 3 से लेकर 3:05 का कैंडल है, ये पूरे टाइम में रुका रहा। यानी कि लास्ट में ये जो हमारा निफ्टी का चार्ट था, इसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाए। अब हुआ क्या कि कुछ वजहों से, बिकॉज ऑफ सम रीजन, कि मॉर्निंग में ये ओपनिंग हो गया गैप डाउन। गैप डाउन लगभग लगभग 51 400 दिया हुआ है, यहाँ पे 49 300 है, मतलब ये 300 से 400 पॉइंट के बारे बीच में आया, तो बहुत ये इसको माना जाएगा गैप डाउन। 100 पॉइंट निफ्टी में, वहां बैंक निफ्टी में हम लोग गैप डाउन लेकर नहीं चलता है। 3 से 400 पॉइंट आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो आदमी था उसको इसी जगह पे बाई करना था, इसी रेंज में। अब यहाँ पे चला गया तो इसको देखेंगे कि अब इस पर्टिकुलर जगह पे इसको अच्छा मौका मिल गया तो बहुत तेजी से भागा यहाँ पे। जब ये तेजी से भागा तो प्राइस जो होता है ना, शिफ्ट बहुत तेजी से हुआ। अब जब भी ह्यूज बाइंग चलता है ना, उस समय प्राइस का मूव स्लो होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होता है कि जब भी ये कैंडल बना ऊपर की तरफ, इसके नेक्स्ट कैंडल के देखिए, इसके बाद सारे कैंडल्स के साइज कैसे होने लगे, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर होने लगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैंडल हो गया। यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं, 25 मिनट बीत चुका है, यानी कि 25 मिनट बीतने के बाद क्या होगा, हम लोग पहुंच जाएंगे 9:40 के आसपास में पहुंच गए। 9:15 से शुरू और 9:40 के आस पहुंच चुके हैं। तो फिर से देखेंगे कि प्राइस लगभग लगभग इसी जोन में आ गया। तो जब प्राइस मूव अगर कहीं भी चलना है, किसी भी डायरेक्शन में चलना है, तो उसके चलने में रुकावट नहीं आना चाहिए। जैसे मान ली 5 मिनट में इतना चेंज हुआ तो अगले 5 मिनट में या तो इतना ही चेंज करे या इससे ज्यादा चेंज करे, ठीक है बात, ये इससे ज्यादा चेंज करे।
तो इस डायरेक्शन में प्राइस के मूव करने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% हो जाती है इस डायरेक्शन में चलने की। लेकिन पहले 5 मिनट में पता चले कि बहुत ज्यादा प्राइस चेंज हो जाए, अगले 5 मिनट में प्राइस चेंज उससे कम हो, और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो प्राइस चेंज आपका और कम होते जा रहा है। इस केस में जब प्राइस चेंज जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है और जो प्राइस चेंज हो रहा है उसका वैल्यू उतना ही टाइम है, बिकॉज हर कैंडल जो डिनोट करता है एक पर्टिकुलर टाइम का जो अमाउंट होता है उसको डिनोट करता है, और उस पर्टिकुलर टाइम में एक सर्टेन अमाउंट का प्राइस चेंज आपको देखने को मिलता है। अगर जो ये प्राइस चेंज हो रहा है ना, इसके लिए सपोर्ट चाहिए ना, रेजिस्टेंस चाहिए ना, कोई कहानी चाहिए, इवन इफ यू आर लुकिंग एट द स्पॉट चार्ट। तो अगर ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज टाइम के साथ अगर डिसेलरेट हो रहा है, यानी होता है ना चलती हुई कार में आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक की वजह से धीरे 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 कार आपका स्टॉप होगा कि रफ्तार गेन करेगा, सिंपल बताइए। अगर आप कार चला रहे हो और धीरे धीरे हल्का हल्का ही सही लेकिन एक्सेलरेटर आप उसका दबा रखे हो, इस वजह से क्या होगा कि स्पीड उसका थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अंतराल पर जब उस चीज को देखोगे, एक बड़े गैप के साथ देखोगे, एक बड़े टाइम के साथ देखोगे, देन आपको ये बात पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस बहुत चेंज कर चुका है। तो हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में देखो मार्केट का नेचर होता है ना, ये होता है पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस हो गया। और अगर लिस्ट रेजिस्टेंस इस पे चलना शुरू किया, आपको पहले से नहीं पता था कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस रास्ते में जाने में बहुत कम रुकावट है, तब शुरू में धीरे धीरे चलोगे। लेकिन जैसे जैसे आप फेमिलियर हो जाओगे कि यहाँ पे रास्ता क्या हो रहा है, और स्मूथ होते जा रहा है और स्मूथ होते जा रहा है ना, नॉर्मल स्टेट हाईवे एक्सप्रेस वे पहुंच गए, तो आपकी रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी तो जो आपका जहां से चलना था और जिस जगह पहुंचना था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप जल्दी पहुंच जाओगे, और जब पहुंच गए तो यहाँ पे रुक जाओगे। इसी वजह से इस तरीके का जो मूव होता है ना, वो जल्दी स्टॉप हो जाता है। तो टिपिकली 20 मिनट से लेकर 30 मिनट बहुत इसका ड्यूरेशन हो गया, 30 मिनट से ज्यादा तो इसमें एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन पता चला कि अब चलना स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छे मूड में चले थे, बहुत तेजी से चले थे, जैसे जैसे आगे चले पता चला कि रोड टूटा मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे, रास्ते में जाके कहीं से मुड़ जाए। यहाँ पे तो सेम कहानी यहाँ पे होता है, जब प्राइस हमारा डिसलरेट कर रहा होता है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जो प्राइस चेंज हो रहा है, उस चेंज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू अगर कम है तो आप वहां पे रुक जाएंगे, उस हर्डल में फंस जाएंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बेस्ट होता है कि आप जो सोच के चले, पता चला कि किसी भी इंसान का घर के बगल से हाईवे क्रॉस कर रहा है और पूरा हाईवे यूनिफॉर्म है, तो यहां से जब वो चलना शुरू करेगा, तो जिस रफ्तार से चलना शुरू किया तो उसको तो पता ही है ना, स्टार्टिंग से उसको ऐसा ही मिला है, तो उसी रफ्तार में चलता रहेगा और अपने पूरे कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखेगा, और जहां से चलना है जहां तक वो सीधा सीधा चलता जाएगा। तो ये जो चला है एकदम अच्छी रोड पे चल रहा है, इसलिए इसके रास्ते में जो हर्डल्स हैं वो बहुत कम है। और जब हर्डल्स बहुत कम है तो इसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जब कभी भी प्राइस चेंज होता है, इसके लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी नहीं है। जब तक आप नेकेड चार्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे, तब तक उसके साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, जब तक साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बात हर वक्त होना चाहिए कि इस तरीके का मूव चलता है तो ऑलमोस्ट कितने टाइम तक चलता है। देन यू आर इन नो होप मोड, आपका इतना टाइम बीता है, अब यू विल कट इट एंड यू विल एग्जिट। अब ये मूव चला है तो ये चलेगा इतने टाइम तक, मेरे को बैठे रहना है इसमें, इसमें आज बहुत पैसा बन सकता है। तो एक इसका प्रोबेबिलिस्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस तरीके की बातें होती है, तो कितना आपका जो मूव है आपके डायरेक्शन में, वो कितने टाइम तक चल सकता है। और ये चीजें तब तक नहीं समझोगे जब तक हाउ दिस प्राइस इज चेंजिंग, ये चीज को आप नहीं रिलेट कर पाते हो, इस चीज को आप नहीं समझ पाते हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्राइस के चेंज होने का तरीका है, उस पर थोड़ा सा इंसाइट आपको मिला होगा। और इसको जाइएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, अलग अलग चार्ट्स पे इसको देखिएगा कि कैसे जब कैंडल का साइज चेंज करता है, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा या छोटा छोटा बड़ा बड़ा, इसमें कितना टाइम के लिए टिपिकल ट्रेंड है वो चलता है। सारा गेम टाइम का होता है, नहीं तो आपका वो प्रॉफिट है उसको भी एग्जिट नहीं कर पाओगे, समझ लीजिए बात। और कमाल की बात होती है जब ये प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो सबसे अच्छा प्रीमियम बनता है। और ऑप्शन बिहेवियर समझने के लिए इसका जो कैंडल में शिफ्ट होता है, जो चेंज होता है ना, जिस रेट से चेंज करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी की वजह से वोलेटिलिटी वहां पे, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ता है वहां पे, और प्रीमियम आपको स्पाइक अच्छा देखने को मिलता है, दे वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन जो स्पॉट में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जहां कुछ चल रहा है, उसमें ऑप्शन तो सेल ही हो रहा है ना, कौन साइड हो रहा है, पुट साइड हो रहा है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ फ्यूचर होता है, उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो एक थोड़ा रफ आइडिया लगाने के लिए स्पॉट पे आप चार्ट को इस तरीके से रीड करना स्टार्ट करेंगे। आप चार्ट में जब भी आप कोई रेजिस्टेंस, कोई कैंडल पैटर्न कुछ भी लगाते हो ना, दे ऑल आर नॉनसेंस, ओके।
और अभी तक आप यूज करते होगे तो शायद आपको बात ये पता भी होगा कि दिस थिंग्स डजंट वर्क। अगर होता तो आज आप बैठ के मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते और आप प्रॉफिटेबल होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप कर रहे हो तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।